नमस्कार, जय भीम. मी रसिका दाभाडे, दैनिक बहुजन सौरभची प्रतिनिधी. बहुजन यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आमचे मुख्य संपादक ॲडव्होकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबळे सर हे तायवान या देशामध्ये कॉन्फरन्ससाठी गेले आहेत. तरी ते अजून काही दिवस येणार नाहीत. त्यांचा कार्यभार मी सांभाळत आहे. माझ्या कार्यामध्ये काही त्रुटी असल्यास मी आपल्या सर्वांना विनंती करते की तुम्ही सगळ्यांनी सांभाळून घ्याल. दिल्ली आम आदमी पार्टीचे विधायक राजकुमार आनंद यांनी काल इस्तीफा दिलेला आहे, राजीनामा दिला आहे की त्यांचं म्हणणं आहे की आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचारात बुडालेली पार्टी आहे. त्यांच्याकडे शासन करण्यासाठी काही नैतिकता नाही, म्हणून मी माझा राजीनामा देत आहे. त्याआधी 4 महिन्याआधी ईडीने त्यांच्याकडे कार्यवाही केली होती. त्याच बाजूला महाराष्ट्रामध्ये अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य स्मारक उभारण्यात येणार होता. याआधी ती घोषणा खूप जाहीर करण्यात आली होती, पण आता सध्या एकही वीट तिथे लावण्यात आलेली नाही आहे. तरी करोडोचा खर्च स्मारकासाठी उभारण्यात आलेला आहे. ही अत्यंत धक्कादायक बातमी RTI द्वारे जाहीर झाली आहे. त्याच बाजूला पूर्व गव्हर्नर सत्यपाल मलिक यांनी हे काही दिवसापासून त्यांची प्रकृती बरी नव्हती, पण आता ते बरे झाले आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की मोदी सरकार जर तिसऱ्यांदा जिंकून आले तर आपल्या लोकशाहीला अत्यंत म्हणजे धोकादायक परिणाम होणार. मोदी हे तानाशाही सरकार आहे. मोदीच्या तानाशाहीमुळेच ते स्वतः डुबतील. हे तीनही वीडियो आम्ही तुम्हाला सादर करीत आहोत. बघूया हे तीनही वीडियो. दिल्ली में भी ईडी की कार्रवाई के बाद का दूसरा चरण शुरू हो गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे कि उनकी सरकार गिराने और पार्टी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आज वो बात सच हो गई? ईडी के छापे के बाद जब भी विपक्षी दल का कोई सदस्य इस्तीफा देता है तब वो कहां जाएगा, इसे लेकर ज्यादा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार या तो वो सीधे बीजेपी में जाता है या बीजेपी के सहयोगी दल में जाता है या कुछ दिन इंतजार करता है। दिल्ली के पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद के साथ साथ विधायकी और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद को अब अपनी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी लगने लगी है। इतनी डूबी हुई कि विधायकी तक से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। ईडी के छापे के बाद विपक्षी दलों में भगदड़ मचने के जो पैटर्न रहे हैं, उसमें कोई अपने नेता को लेकर कोई सरकार पर आरोप लगा दे तो कोई हैरानी की बात नहीं। राजकुमार आनंद पहले नहीं हैं, उनसे पहले कई लोग कई दलों के ऐसा कर चुके हैं। यही वो राजकुमार आनंद थे जिनके घर पर और अन्य दफ्तरों में नवंबर के महीने में ईडी के छापे पड़े थे। तब बीजेपी ने इनका इस्तीफा मांगा। नवंबर से लेकर 9 अप्रैल तक उन्हें ना तो बाबा साहब की याद आई और ना ही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई नजर आई। तब की मीडिया रिपोर्टिंग बताती है कि राजकुमार आनंद पर हवाला माध्यमों से लेन देन और कस्टम के 7 करोड़ की ड्यूटी नहीं चुकाने के मामले में छापे पड़े थे। ये नवंबर की खबरें हैं। क्या उस समय से राजकुमार आनंद को नहीं दिखा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है? जब उनके यहाँ छापे पड़ रहे थे तब पार्टी उनके साथ खड़ी रही। असलेल्या शिवरायांचं अरबी समुद्रात भव्य आणि जगाला हेवा वाटेल असं स्मारक उभारण्याची घोषणा करण्यात आली, पण वास्तव काय आहे? अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाची अजून वीटही रचलेली नाही। स्मारकासाठी आतापर्यंत कोट्यावधीचा खर्च दाखवण्यात आलाय। RTIच्या माध्यमातून हे समोर आलेलं आहे। ही माहिती RTIच्या माध्यमातून समोर आलेली आहे। स्मारकासाठी 2014 ते 19 दरम्यान 25.73 कोटी रुपये खर्च झाल्याचं RTIच्या माहितीतून समोर आलंय।
फडणवीसांच्या काळात मोदींच्या हस्ते जलपूजन सुद्धा स्मारकाचा प्रस्तावित खर्च 2581 कोटींवरून 3643 कोटींवर पोहोचलाय. नुसत्या सल्लागारांसाठी खर्च केले 16.60 कोटी रुपये. 3 वर्षापासून स्मारकाचं काम एकदम ठप्प झालेलं आहे. की तबीयत कैसी है सर? अब मैं बेहतर हूँ. काफ़ी बीमार हुआ इस बीच, और सबसे बड़ी चीज़ के गला भी ठीक नहीं था. अब मेरा ख्याल है ऑडिबल है, इसलिए मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ. इस बीच में जब आपने बात ही नहीं की तो ऐसा लगा कि पूरा देश एकदम शांत हो गया है, कोई बात ही नहीं हो रही है. मोदी जी की जो नीति है उनके आलोचना करने के लिए भी कोई नहीं बचा सर. थे सुब्रमण्यम स्वामी थे. चलिए, खैर सर, मैं शुरुआत करूंगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर. अब उनका फैसला भी आ जाएगा, उनको पता नहीं बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, बार बार उनके वकील इस बात को कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है. आखिर क्या डर है मोदी जी को केजरीवाल से? केजरीवाल एक बहुत ही कॉम्पिटेंट लीडर है, और उनका 2 स्टेट में तो सीधे सीधे असर है, पंजाब में और दिल्ली में. गुजरात में भी उनका असर है, तो वो काफ़ी दूर तक डैमेज करते हैं. तो इनका ये है कि ये बचा हुआ है तो इसको भी ख़त्म करो. बाकी अपोजिशन तो अपने कामों से ख़त्म है, कुछ करता नहीं है, निकम्मा हो गया है. तो कोई अपोजिशन होना नहीं चाहिए. क्या मोदी जी राहुल गांधी से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल से डरते हैं? देखिए, सही बात यह है कि एज ऑन टुडे राहुल गांधी ही हैज रीजन टू ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी ऊपर गए हैं इस पब्लिक परसेप्शन में भी, और अपने बारे में, उनके बारे में लोगों की राय बहुत सुधरी है. लोग उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं, और वो मोदी का अल्टरनेटिव हो सकते हैं. केजरीवाल उस जगह पे नहीं है. केजरीवाल से इनको 2 स्टेट में ही ज़्यादा खतरा है, पंजाब में और दिल्ली में, और उनकी गिरफ्तारी से दिल्ली ये लूज कर ही जाएंगे पक्का, मुझे मालूम है. यानी कि आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर ये होगा कि दिल्ली की जो 7 सीट है वहां पर बीजेपी को सीटें नहीं कोई मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी. यानी कि सुपड़ा साफ रहेगा दिल्ली में. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन क्या ये चीज मोदी जी को नहीं दिख रही है? मोदी जी के एडवाइजर्स क्या उनको ये बात नहीं बता रहे हैं? मोदी जी की दिक्कत ये है कि इस लेवल पे एडवाइजर नहीं रहते आदमी के. कुछ लोग होते हैं जिनको वो बोलते हैं और वो लोग सुनते हैं, ये एडवाइस नहीं लेते हैं किसी की. और मेरी जानकारी है कि मोदी जी भी किसी की एडवाइस नहीं लेते हैं, और ना किसी से डिस्कस करते हैं. वो जो कह दें वो हुक्म है, उसको मानो और आगे बढ़ो. लेकिन क्या खतरा क्या है उनको केजरीवाल से? केजरीवाल और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक बड़ा कैंपेन खड़ा कर रही है, आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को रिजाइन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में, तो और वो ये भी कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे. ये कितना फीजिबल ऑप्शन आपको लगता है? बिल्कुल फीजिबल है, क्यों नहीं चल सकती सरकार. पहले भी चली हैं जेल से, और चलानी चाहिए जेल से सरकार उनको, ताकि इनके जो इरादे हैं वो कामयाब ना हों. नेहमीप्रमाणे आपण बुद्धा या सिरियलमधला एक प्रसंग दाखवत असतो. भगवान बुद्ध एका गावाच्याकडे जेव्हा जातात तेव्हा एक स्त्री भगवान बुद्धाकडे येते आणि ती म्हणते, माझा मुलगा मृत्यू पावलेला आहे, तुम्ही त्याला परत जीवनदान द्या. बुद्ध म्हणतात, मी तुझ्या मुलाला जीवनदान देते, पण तू ज्या गावी जाऊन एक मुठ्ठी धान्य घेऊन ये की ज्या घरी कुणाची मृत्यू झालेली नाही आहे. ती जाते गावामध्ये, पण सगळ्यांकडे कुणी ना कुणी मरण पावलेला असतो. ती पुन्हा आपल्या मुलाला अग्नी देते आणि भगवान बुद्धाकडे येते, आणि भगवान बुद्ध तिला सांगतात, हा प्रकृतीचा नियम आहे, जो जन्मलेला आहे त्याचा मृत्यू अट्टल आहे, तो शाश्वत सत्य आहे. हा असा प्रसंग आहे. बघूया आपण बुद्धा या सिरियल मधला हा प्रसंग. बहन, अब इसके अंतिम संस्कार का समय आ गया है. नहीं, भगवान मेरे बच्चे को जीवित कर दो. तुमने इसके प्राण लिए, अब तुम इसके प्राण लौटा दो. मेरा बच्चा. किसा गौतमी, जो मर गया लौट कर नहीं आता. कोई है जो मेरा दुख समझेगा.
महारानी, बुद्ध आ गए हैं। ये मेरी पत्नी है, महारानी वैदी। ये मगध के कुलगुरु, सभ्यता और संस्कृति के धरोहर, मगध के सेनापति और मगध के महामहिम मंत्री। आइए, आपका स्वागत है। क्या भोजन हेतु आसन ग्रहण करें? आसन ग्रहण करें। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप भोजन हेतु आसन ग्रहण करें। सेनापति, युवराज अजातशत्रु कहाँ है? वो प्रशिक्षण क्षेत्र में शस्त्रों से अभ्यास कर रहे। क्या उन्हें किसी ने सूचना नहीं दी कि आज स्वयं बुद्ध यहाँ पधारने वाले हैं? उन्हें ज्ञात है महाराज। आपने भी उन्हें सूचित नहीं किया? पर मैंने तो कि मेरा पुत्र अजातशत्रु है। आशीर्वाद दो। क्षमा करें, मैं अपना शीश किसी के आगे नहीं झुकाता। ये बहुत अच्छी बात है। किसी के दबाव से शीश झुके, ये बुरा है। कहने का अर्थ है, जब तक मन में सम्मान ना हो तो किसी के आगे शीश झुकाना। परेशान ना हो, मैं समझ गया। फिर कोई विशेष उपलब्धि भी तो होनी चाहिए। शस्त्र विद्या में निपुण हूं। कभी अपने हाथ से तलवार बनाई है? मैं युवराज हूं, मैं तलवार क्यों बनाऊं? हाँ, युवराज शस्त्र बना सके ये तो आवश्यक नहीं, पर जब शस्त्र बनाने वाला तुम्हारे समक्ष कोई तलवार लाता है तो कैसे अनुमान लगाते हो कि उस तलवार के क्या गुण हैं? उसकी धार को देखकर, उसे चला उसकी चपलता माप कर। अर्थात किसी भी बात का परीक्षण किए बिना तुम नहीं मानते? जी। यदि धूप खिली हो तो उसकी ऊष्मा कैसे नापते हो? कहना कठिन है। सरल है, बहुत सरल। जिसे जितनी धूप की आवश्यकता होती है वो अपने स्वभाव के अनुसार उसे ग्रहण कर लेता है। घास का तिनका अपने अनुसार, सूरजमुखी अपने अनुसार और ताड़ का वृक्ष अपने अनुसार। ताड़ का वृक्ष तो ऊपर और ऊपर उठता है सूर्य के किरण को पाने के लिए। तुमने एकदम सही पहचाना। इतना शक्तिशाली, इतना विशाल ताड़ का वृक्ष ऊपर की ओर ही उठता है, अर्थात ऊपर उठना प्रकृति का नियम है। मैं स्नान करके आपके सामने उपस्थित होता हूं।
ना समझ है उसकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इसकी निर्भीक बातों ने मुझे प्रभावित किया। नहीं जाएगा मेरा बच्चा, कहीं नहीं जाएगा। साकेत गुरु प्रणाम। इस पगली को समझाइए, बच्चे का क्रियाकर्म करना है और ये अपने बच्चे को छाती से चिपकाए हुए हैं, छोड़ती ही नहीं। गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो गुरुजी, देखो, बच्चे को बचा लो। समझो तुम्हारा दुख दूर हुआ। एक व्यक्ति है जो इसे जीवित कर सकता है। कौन है गुरुजी? उस व्यक्ति के चरणों तो हमारे महाराजा भी छूटे। उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। तुम्हारे इस मृत बच्चे को वो अवश्य ही जीवित कर देंगे। कौन है प्रभु? कौन है गुरुजी? बताइए ना। बुद्ध। बुद्ध? गुरुजी कहाँ मिलेंगे वो? राजमहल में। वहाँ जा और बुद्ध का नाम पुकार। मेरा बच्चा। अगर सच में वो पहुंचे हुए महात्मा हैं, तो गौतमी के बच्चे को अवश्य जीवित कर देंगे। इधर क्यों आई है? तेरा इधर कोई काम नहीं है, जा यहाँ से। कृपया कीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। मुझे बुद्ध के पास जाना है। इस नेता की दुआई कोई नहीं सुनेगा क्या? मुझे जाने दीजिए। चलो मुझे आने दीजिए। मैं बहुत आशा लेके आई हूँ आपके पास। प्रभु प्रभु मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। इस निर्धन की पीड़ा का निवारण कर दीजिए, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो प्रभु। मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसी भी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। हाँ प्रभु, मैं तुरंत लेके आऊंगी। पर एक बात ध्यान रहे, ये सरसों के दाने केवल उसी घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। हाँ प्रभु। मेरा बच्चा। एक मुट्ठी सरसों का दाना मिलेगा? हाँ अवश्य मिलेगा, मांगा भी तो इतना सा। परंतु एक बात बताइए, आपके यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना? बहन क्या बताओ, 6 माह पूर्व मेरे माता और पिता दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्षमा कीजिए, मैं आपसे सरसों नहीं ले पाऊंगी। मेरी पत्नी का देहांत हो, मेरा युवा पुत्र मर गया। मेरा पुत्र मेरी बहू दोनों मर गए। मेरी बीवी, मेरा बच्चा सब बाढ़ में बह गए। सुनिए,
खोलिए, कोई है? द्वार खोलिए। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित, यही प्रकृति का नियम। चाहे युवा हो या वृद्ध, या ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु सभी को आनी। ये बात मैं तुमसे पहले कहता तो क्या तुम इसे मानती? चंद्रमा हर रात्रि आकाश में यही परम सत्य दर्शाता है। पहले वो खिलता है, फिर उगता है और पूर्णिमा को पूर्ण गोलाकार आकार लेता है, और अमावस्या को वो लुप्त हो जाता है। परंतु वो लुप्त नहीं हुआ, वो केवल अप्रगट हुआ। तुम्हारा पुत्र अभी जीवित, परंतु तुम्हारे अंतर में। हाँ, उसकी अटखेलियां, उसका बालपन। तुम शांत हुई तो समझ सके। परम सत्य ये है कि जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को बांधना, ये जानते हुए कि वस्तु क्षणभंगुर है। प्रभु, प्रभु इससे मुक्ति कैसे पाए? मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, स्वयं को इन दोनों के बीच स्थिर करो। इस मार्ग पर चल दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि हो। और जब तुम्हारे अंतर में ये चेतना जागेगी तो तुम पाओगे कि जन्म मरण, मिलन वियोग दो नहीं, एक ही है। आपण बहुजन सौरभच्या आजच्या पेपरचा आढावा घेऊया। आज आमची हेडलाईन दिली आहे, गौतम नवलखा यांच्या कैदेचे 1.64 कोटीचे बिल। 2000 पुणे येथे 2018 साली एल्गार परिषदेच्या आयोजनामध्ये जेव्हा नवलखा यांना काही कारणावरून अटक करण्यात आली होती, त्यांना काही दिवसासाठी नजरकैदेत ठेवलं। त्यांच्यावरती 1.64 कोटीचे बिल आकारण्यात आले आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं हे तुमच्या सुरक्षेसाठी आहे, सुरक्षेसाठी जो खर्च झालेला आहे त्याचं बिल आहे, तुम्हाला ते म्हणजे भरपाई करावं लागेल।
त्याच बाजूला आपण बघूया नाना पटोलेंच्या अपघातानंतर काँग्रेस आक्रमक. नाना पटोले यांच्या गाडीचा काल भीषण अपघात झालेला आहे. हा अपघात होता की म्हणजे त्यांचा घात करण्यात आला आहे, यामुळे काँग्रेस आक्रमक आहे. त्याच याच्यामध्ये बघूया अकोल्यात सलग दुसऱ्या दिवशी अवकाळीचा तडाखा. विदर्भामध्ये माहीत आहे काही दिवसापासून मान्सून वारे बदलत आहेत. अकोल्यामध्ये अवकाळी पाऊस झालेला आहे आणि गारपीटसुद्धा झालेली आहे. त्याच्या बाजूला बघूया भाजप कार्यकर्त्याची शेतकऱ्याला धक्काबुक्की. शेतकऱ्याने प्रश्न विचारला भाजप कार्यकर्त्याला, त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांना धक्काबुक्की करण्यात आली आहे. भाजपा उमेदवाराने प्रचारादरम्यान घेतले महिलेचे चुंबन. आमचे मुख्य संपादक ॲडव्होकेट सिद्धार्थ कांबळे यांचे भारतीय निवडणूक आयोगाला पत्र. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ईव्हीएम मशीन खात्रीशीर असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. ईव्हीएम मशीनवर इंटरनेटचा काही प्रभाव होणार नाही आणि ती दोषामुक्त असेल याचे खात्रीशीर प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे आमचे ॲडव्होकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबळे यांनी पत्र पाठवण्यात आलेले आहे. दिल्ली सरकारमधील आम मंत्र्यांचा तडकाफडकी राजीनामा. 4 महिन्यापूर्वी ईडीने त्यांच्याकडे छापेमारी केल्यामुळे त्यांनी आता काल आम आदमी पार्टीचे नेता त्यांनी राजीनामा देण्यात आला आहे. आता बघूया पेज नंबर 4वर कुमार केतकर यांनी म्हटलेलं आहे की इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हा जगातील सर्वात मोठा घोटाळा होता भाजपांचा, आणि भाजपा तरीही 400चा नारा देत असेल तरी त्यांना 200च मत मिळणार, 200पेक्षा अधिक जागा त्या जिंकू शकणार नाही असं ते म्हणतात. गायकवाड यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार जाहीर करण्यात आलेला आहे. BDSP संघाची कोराडी येथे धम्म देसना घेण्यात आली आहे. माजी नगरसेवकाने रस्ता बांधकामाच्या निधी हडपून बांधले स्वतःचे घर. 11 एप्रिलला नागपुरात मायावतीची जाहीर सभा. आता बघूया पेज नंबर 2मध्ये बहुजन मुक्तीदाते महात्मा ज्योतिबा फुले. विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 196व्या जन्मदिवस आहे. यांच्या कार्याबद्दल सांगणारा हा आमचा अग्रलेख तुम्ही सगळ्यांनी वाचावा. बेलपत्रीचा नुसका, नवनीताचा बार फुसका. हेमंत टाले यांचा हा लेख दिलेला आहे. यांनी म्हटलेलं आहे की त्या कर्मानेच तो नीच किंवा अपवित्र असतो. हा संदेश दिलेला आहे, तुम्ही सगळ्यांनी आवर्जून वाचावा. लोकशाहीला वाचवा. डॉक्टर प्राध्यापक शेळमाके यांनी म्हटलेलं आहे की संविधानाचा वापर हा लोकशाहीला वाचवण्यासाठी करण्यात यावे, जनतेला न्याय देण्यासाठी संविधानाचा वापर करण्यात यावा, असा हा लेख दिलेला आहे, तुम्ही सगळ्यांनी वाचावा. आता बघूया पेज नंबर 3वर बहुजन उद्धारक महात्मा ज्योतिबा फुले या डॉक्टर प्रदीप नीलसुमन यांचा हा लेख आहे. महात्मा ज्योतिबा फुलेचे कार्य अतुलनीय असून काळाच्या कसोटीवर टिकणारे आहे. आपण सर्वांनी हा लेख वाचावा. त्याच बाजूला आपण बघूया संविधान धोक्यात नेते कोमाट. प्रवीण बागडे यांचा हा लेख दिलेला आहे. संविधान बदलविण्याचा निर्धार करणारा भाजप संघ हुकुमशाहीच्या समर्थन करणारा संघटन आहे. याबद्दल लेखामध्ये सविस्तर माहिती दिली आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की आजची जी सरकार आहे भाजपा सरकार, ती लोकशाही आणि राज्यघटना बदलण्यासाठी तत्पर आहे आणि सगळ्यांना हुकुमशाहीच्या जोरावरती नाचवत आहे. ED CBI झालं जे काही आता आहे, त्यासाठी हा इलेक्शनच्या नुसार आम्ही हा लेख दिलेला आहे. त्याच बाजूला बघूया सामाजिक क्रांतीचे नेते महात्मा ज्योतिराव फुले. मंदाकिनी काकडे यांचा हा लेख आहे. आज माहीत आहे आपल्याला की 11 एप्रिल महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा 196वी जयंती आहे. आज त्यांचा जन्मदिवस असल्यामुळे हा आम्ही एक लेख दिलेला आहे. अशा प्रकारे आम्ही आजच्या दैनिक सौरभचा आढावा घेतलेला आहे, 4ही पेजचा आढावा घेतलेला आहे. आमचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, फॉरवर्ड करा, सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त लोकांना फॉरवर्ड करा. आमचा हा मेसेज सर्वांपर्यंत पोहोचू दे. मी इतकं बोलून मी इथेच थांबते. उद्या भेटूया. जय भीम.